Hello dear aspirants, welcome to Exact IS. I am Komal Daima here to teach you Indian polity and governance for UPSC examination. Okay, so let's start with the video first. I am going to tell you about the subject and its importance in the examination. Okay, तो देखिए इंडियन पॉलिटी के इन प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी के 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 15 to 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. कभी कभी ये नंबर 20 पर भी चला जाता है. इसके आपको मिनिमम मार्क्स कितने मिलेंगे? 30 to 36, और जब जिस साल 20 आएंगे उस साल 40. ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? इट्स अ ह्यूज मार्क्स. ओके, एंड अबाउट मेंस, तो मेंस के बारे में अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मेंस में आपको कम से कम 100 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. ओके, 100 मार्क्स के मतलब 100 मार्क्स तो आपको ये सब्जेक्ट देगा ही. एंड अबाउट गवर्नेंस, तो गवर्नेंस आपको नियर बाय 60 मार्क्स तो दे ही देता है. 60 to 70 पकड़िए, बट 60 कंफर्म मिलेंगे, राइट? तो इस सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन में. ओके, आप इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते. प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग नहीं समझ पाते, चाहे वो गवर्नेंस के हो या फिर पॉलिटी के हो. लाइक जैसे पॉलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं. हाँ, अभी फिलहाल आपको हर एक चीज की अपडेट होती है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एमपी और एमएलए का डिफरेंस भी नहीं पता, क्योंकि वो अपने फील्ड में ज्यादा बिजी होते हैं, राइट? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, मेडिकल बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, ठीक है, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो यू डोंट नो द टर्म्स लाइक एमपी, एमएलए. और अगर ये भी पता हो तो उसके ऊपर के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे सेक्युलरिज्म, सोवर्जिनिटी, ये सारे टर्म्स आप लोग नहीं समझ पाते. तो इस टर्म्स में आपके मार्क्स एग्जाम में कट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली इन सारे चीजों पर सवाल आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिटरी फीचर्स, व्हाट इज अ फेडरल फीचर, इन सारे चीजों पर आपको सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट? So you must have to focus your concepts. Okay. So I am here to teach you each and every point of the examination. ठीक है, मैं एश्योर करती हूँ कि मैं आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट सिखाऊंगी और हर एक पॉइंट पे आपके पास नोट्स होंगे. और इसको एडिशन आप मेंस 365 से कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो. ओके, या फिर आप अगर मंथली कवर कर रहे हो तो यू कैन ऐड फ्रॉम मंथली करंट अफेयर्स. बट अगर आप मेंस 365 पर ज्यादा ध्यान देने वाले हो तो आप उससे इनमें एडिशन कर सकते हो फॉर योर मेंस एंड फॉर योर प्रीलिम्स फ्रॉम पीटी 365. ओके, पूरी कोशिश करूंगी कि हो सके उतने करंट अफेयर्स भी मैं कवर कर लूँ. ओके, एंड अबाउट गवर्नेंस द सेम थिंग, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको ई गवर्नेंस नाम की टर्म नहीं समझ में आती, गुड गवर्नेंस नहीं समझ पाते आप लोग, तो ये सारी टर्म्स आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इससे आप डायरेक्टली आंसर राइट कर पाते हो. तो आई एम हियर टू टीच यू, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन फॉर योर बेसिक कंसेप्ट. ओके, हम हर एक चीज को बेस में जाके सीखेंगे, डेप्थ में जाके सीखेंगे, ताकि आप हर एक चीज समझ पाओ. ओके, फाइन. तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्लास. धीरे धीरे मैं आपको रिसोर्सेस, सिलेबस, पीवाईक्यूज ये सब कुछ करवाऊंगी. ओके, बट आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर करते हैं, विच इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स. ओके, दिस इज पार्ट 1. ये पार्ट 1 है, आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम धीरे धीरे ये चैप्टर को कवर करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट. ठीक है, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आपके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स में ये सारे टॉपिक्स कवर होने जा रहे हैं. ठीक है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? ठीक है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे. द सेकेंड, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे ब्रिटिश ने हमारे पर राज किया, ब्रिटिश राज हुआ, फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे हम लोगों को इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इन सारे टर्म्स का मतलब समझ में आया, और कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ. तो हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे. फाइन. देन थर्ड पॉइंट होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, कितने दिन लगे इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, तो वो क्या है, इन्होंने कौन सी चीज कहाँ से दी है. ओके, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कवर करेंगे. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या महत्व है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्या गोल है, वो क्या रियलाइज करवाना चाहता है हमें, ये देखेंगे. फिर उसके बाद सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ सेलियंट फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें वो देखने हैं, व्हाट आर दे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है, हमने कौन सी चीजें कहाँ से बोरो की है, ये सारी चीजें हम लोग साइलेंट फीचर्स में देखेंगे. ठीक है,
देन यूनिटरी फीचर वर्सेस फेडरल फीचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से लोग कहते हैं ये यूनिटरी है, बहुत से लोग कहते हैं ये फेडरल है। एग्जैक्टली इसके फीचर्स क्या है, व्हाट इज द यूनिटरी, व्हाट इज द फेडरल, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में पता चलेगी जब हम ये टॉपिक डील कर रहे होंगे, ठीक है। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी डिबेट चलती है और इसी की वजह से बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इन एग्जामिनेशन, फाइन, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम हियर टू टीच यू दैट टॉपिक, ओके ग्रेट। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अभी इंडिया की करंट फॉर्म है, अभी इंडिया का फॉर्म पार्लियामेंट्री है, राइट, अभी हमारे इंडिया का फॉर्म पार्लियामेंट्री है। देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूएसए की सिस्टम है, ओके, यूएसए में अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Then what are the basic difference between the presidential form of government and parliamentary form of government? तो हम ये सब कुछ भी इसी लेक्चर में देखेंगे। हाँ, इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। आज के पार्ट में हम लोग डील करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों पर, ओके फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी हम हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हम पहले ये टॉपिक देखते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हमें पता चलता है कि हम जब भी रास्ते से जा रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल, ठीक है। हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं जब कभी भी हम लोग बाय वॉक जा रहे हो, ठीक है, बाय वॉक जा रहे हो तो हम फुटपाथ की हेल्प लेते हैं। हम बाय मोटरसाइकिल जा रहे हो तो वी शुड wear a helmet, we should stop on red light। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम ये सारी चीजें कैसे समझते हैं? हाउ यू गेट टू नो दैट राइट टू लाइफ इज एवरीवन्स लाइफ, ठीक है, राइट। आपको कैसे पता चलता है कि जो राइट टू लाइफ है वो सबका अधिकार है, ठीक है। हाँ, आपके पास राइट टू लिबर्टी है, आपकी अपनी लिबर्टी है, बट समटाइम्स हमें इस लिबर्टी पे ब्रेक लगाना चाहिए। ये आप कैसे पता कर पाते हो? इट्स जस्ट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, हम हमारे सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, राइट। सो ये रूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? इट इज फ्रॉम रूल बुक, ठीक है, इट इज फ्रॉम रूल बुक विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ रूल बुक फॉर एवरीवन, ओके, ये सबके लिए एक रूल बुक है, ओके। एंड देखिए, अभी मैं आपको एक डेफिनेशन समझाती हूँ जो वीयर ने हमें दी है, जिसका मतलब है The Constitution describes the whole system of the government country, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिस्क्राइब्स करता है कि पूरे सिस्टम, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। पूरे कंट्री की होल सिस्टम क्या है गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमें कैसे पता चला कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूएसए को कैसे पता चला कि उनके पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो एवरीथिंग वी नो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो वी विल गेट टू नो कि हम रिपब्लिक है, ओके, हम सॉवरेन है, ठीक है, देन हम सेक्युलर है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल रही है? इट्स ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ रूल्स विच एस्टैब्लिश और रेगुलेट और गवर्न द कंट्री। ये बुक क्या है? एक कलेक्शन है रूल्स की जो स्टैब्लिश कर रही है, रेगुलेट कर रही है और कंट्री को गवर्न कर रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है? कंट्री को गवर्न करने में हेल्प कर रही है, कंट्री को रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है, राइट। हमारे पास हर एक चीज के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, राइट। वो कहाँ से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देखिए, ट्राइबल्स को अधिकार है कि उनकी जो जमीन है, फॉरेस्ट लैंड, वो कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, वो कोई नहीं छीन सकता। ये कहाँ मेंशन है? ये हमने एक रूल बनाया, बट किस बेसिस पर बनाया? जो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली जो एक्ट्स दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी हेल्प से हमने ये सारे एक्ट क्रिएट किए हैं, राइट। जो आर्टिकल्स दिए उनकी मदद से हमने ये सारे एक्ट क्रिएट किए। तो दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं अभी आपको ये डिक्टेट करवा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको अभी डिक्टेट करवा रही हूँ, ओके। चलिए लिख लीजिए आप। तो प्लीज राइट, अभी आप चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए, दैट इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स। दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, सो प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, ओके। आफ्टर दैट प्लीज राइट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, ओके ग्रेट। फिर उसके बाद आप इसका मीनिंग लिखना स्टार्ट कीजिए, ओके। तो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअर, ठीक है।
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये टर्म है ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअर से डिवाइड हुई है, ठीक है। कौन से वर्ड से? कॉन्स्टिट्यूअर, ठीक है, इस वर्ड से ये डिराइव्ड हुई है, विच इसका मतलब क्या है? टू स्टैब्लिश, ठीक है, इसका मतलब है टू स्टैब्लिश, ठीक है, टू स्टैब्लिश और टू टेस्ट अप, ठीक है, और टू सेटअप, और टेस्ट अप, टू सेटअप, ठीक है। This is the general meaning of the word constitution. So please note down it. The term constitution is derived from Latin word constituere, which means to establish or to set up. Okay. Point number 2. In the present sense, the term constitution refers to a set of principles. Okay. In the present sense, the term constitution refers to a set of principles, comma, which specify the organization and working of the government. Specify the organization and working of the government and the relationship between the people in terms of their rights and duties, and the relationship between the people in terms of their rights and duties. Okay, fine. The third point, constitution described as a fundamental law of the land. ठीक है, constitution को हम क्या कहते हैं? Fundamental law of the land. Fourth point, constitution is also known as rule book of the country. Constitution is also known as rule book of the country. The fifth point, the definition will come. Please note down it from here. Okay. So last and sixth point is the constitution is a supreme law of land, and all other law and customs in order to be valid shall have to conform the constitution. फिर से repeat कर रही हूँ. Constitution is the supreme law of land, and all other laws and customs in order to be valid shall have to conform to a constitution. ठीक है. ये मैंने आपको नहीं समझा है तो आई विल एक्सप्लेन दिस राइट नाउ. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है. व्हाट इज मीन बाय सुप्रीम? जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे इस कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट्स आएंगे, हाई कोर्ट आएगा, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे एंड ऑल अदर कोर्ट्स. तो ये सारे कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएंगे, मतलब वो मेन है, उसके पास मेन पावर है, इट इज अ सुप्रीम. जस्ट लाइक दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. अगर आपको कोई भी नया लॉ लाना है, उसे बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ठीक है. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन इससे परमिशन देता है देन ओनली इट्स अ वैलिड लॉ. ओके, ये हमारे आर्टिकल 13 में मेंशन भी है, हम आगे देखेंगे जब हम एफआर देखने वाले हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखने वाले. तो डू यू गेट टू नो? आपको समझ में आएगा? गॉट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम लॉ? का मतलब है कि कोई भी अदर लॉ अगर आपको लाना है तो यू हैव टू डू कि आप का जो वैलिड है वो वैलिड है या नहीं, ये आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन से चेक करें. ओके, गॉट इट? फाइन, ग्रेट. तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस. ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो या कोई भी हो, ठीक है, यूएसए हो, देन यूरोप हो, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. कहीं रीजनल है, ठीक है, कहीं इथिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, कहीं रेशियल डाइवर्सिटी है. ओके, तो हर जगह अलग अलग डाइवर्सिटी है. फिर भी हम इतनी डाइवर्सिटी में रहने के बाद भी अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से रह रहे, कोऑर्डिनेशन से रह रहे, तो ये हम किस वजह से रह रहे हैं? इट्स जस्ट ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, सबके अलग अलग अधिकार दे रखे हैं, सबको अपने हिसाब से रहने की परमिशन है, सबको अपने जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग रहने की परमिशन है. इसकी वजह से ये जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है वो हम लोगों में बन सकता है. राइट, देखिए, फॉर सिख पीपल इट इज नॉट कंपल्सरी टू वियर हेलमेट बिकॉज दे वियर द पगड़ी. राइट, उनकी पगड़ी होती है, वो लोग वो पहनते हैं. ठीक है, तो वो कभी इसके अगेंस्ट नहीं गए, कभी उन्होंने पुलिस वालों के साथ झगड़ा नहीं किया कि आप हमें हेलमेट पहनने के लिए क्यों कह रहे हो. ठीक है, या हम लोगों ने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया कि प्लीज आपकी पगड़ी उतारिए और हेलमेट पहनिए. तो इससे क्या होता है? इससे एक कोऑपरेशन बन रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है. और ये किस वजह से बनता है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनता है, विच इनहांस आवर फ्रैटर्निटी. ठीक है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप नहीं है. तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली के हो, आप कर्नाटका के हो, आप पंजाब के हो, ये सब हमारे में नहीं आता. हमारे में क्या आता है? वी आर द इंडियंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि हम लोगों में कोऑपरेशन रहे, हमेशा कोऑर्डिनेशन रहे, ना कि हम लोगों में फाइट्स हो. ओके,
So this is the first point. Okay, then let's come on the second point, limitations on the power of the government. ये एक अलग से टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या हेल्प करता है कि वो कुछ लिमिट सेट करे ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट स्नैच करे रादर देन द इमरजेंसी. और इमरजेंसी में भी हमारे राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20, ये दोनों भी राइट हमारे कोई भी अबॉलिश नहीं कर सकता, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कितनी भी हार्ड इमरजेंसी हो, कैसी भी सिचुएशन हो. नो वन हैव राइट टू टेक योर लाइफ, राइट. किसी को भी ये अधिकार नहीं है. तो ये हमारे गवर्नमेंट पे भी एक लिमिटेशन है, राइट. हमारी गवर्नमेंट कभी भी कोई रिलीजन को बहुत पास नहीं रख सकती, कोई रिलीजन को बहुत दूर नहीं रख सकती. उनको ये बताया गया कि यू हैव टू कीप ऑल रिलीजन्स इक्वली टू फ्लरिश. ठीक है, वो अच्छे से फ्लरिश हो, इसलिए आपको सारे रिलीजन को इक्वल रखना है, ताकि किसी एक रिलीजन के बारे में आपको ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, किसी एक रिलीजन के लिए आपको कुछ निगेटिव वर्क करना है. तो ये सारे लिमिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट पर सेट किए हैं, ताकि इसके लिए हमें गवर्नमेंट का आर्बिटरीनेस फेस ना करना पड़े, राइट. आई होप क्लियर है आपको. लेकिन इसी के साथ हम एक टर्म देख रहे हैं विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक टर्म देख रहे हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो ये इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे साथ कोई भेदभाव करे. ठीक है, हमारे साथ भेदभाव इन सेंस डिफरेंस करे, या फिर वो अपनी पावर हमें शो करे. ठीक है, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपनी पावर हमें शो करे. दे ऑलवेज हैव टू बी इन देयर लिमिट्स. ओके, वो हमेशा अपनी लिमिट्स में रहेंगे, वो कभी भी हमें आर्बिटरीनेस नहीं दिखाएंगे. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. आई होप यू क्लियर इट. ओके, फाइन. द थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान के राइट्स को अलग अलग वैल्यू दी है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पगड़ी वाला. ठीक है, तो वो उनका राइट है, दे हैव दैट राइट. ठीक है, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हम क्या करते हैं, जाते हैं और बेल को हिट करते हैं, राइट. बेल को हिट करते हैं हम मंदिर में. तो इसकी वजह से नॉइज होकर किसी और को तकलीफ हो रही है, ना नॉइज हमें नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे पर्सन को भी ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सके. तो हमारा अधिकार क्या है, जाकर बेल हिट करना, ये हमें अधिकार है. लेकिन साथ में हमारी ड्यूटी ये है कि दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ईच एंड एवरीवन्स राइट. जैसे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दिए हैं माइनॉरिटीज को. ठीक है, उनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने के पूरे राइट है, उनको अपनी अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने का पूरा हक है, राइट. और उन्हें ये भी हक है कि वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो अदर रिलीजन्स को या अदर पीपल को एंट्री ना दे. दे ऑल्सो हैव दैट ओन राइट. ठीक है, तो हमारे राइट्स इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि इसकी वजह से दूसरों पर कोई लिमिटेशंस ना आए, और इसकी वजह से हमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है. देन द फोर्थ पॉइंट, डिफाइन नेशंस बेसिक वैल्यूज एंड इट्स आइडियल्स. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है कि नेशन है क्या. नेशन है क्या? हमारे नेशन में इक्वालिटी है, हमारे नेशन में फ्रेटर्निटी है, हमारे नेशन में लिबर्टी है. ये सारी चीजें हमें कहाँ से जानने मिलती है? ये जानने मिलती है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जानने मिलती है. फाइन. तो ये हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे आइडियल्स क्या है, ये बताने में हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, गॉट इट. फाइन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है कि हम माइनॉरिटी के जो राइट्स है उनको सेफगार्ड करें. फॉर एग्जांपल, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि कल्चरल राइट्स एंड देयर एजुकेशनल राइट्स, ही उन्हें हमने अलग से दिए हैं आर्टिकल्स में. ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है कि माइनॉरिटी पर कभी भी मेजोरिटी हावी ना हो. ओके, मेजोरिटी कभी भी माइनॉरिटी पर हावी ना हो और उन्हें उनके अलग अधिकार मिले. तो इनके जो सारे राइट्स है वो कौन सेफ करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ करता है. एंड द बैलेंस गवर्नमेंट, वही कि गवर्नमेंट ये जो है आर्बिटरी ना हो, वो हमेशा एक बैलेंस में रहे, राइट. सो दिस इज द 6 पॉइंट्स. तो मैं अभी आपको इसको डिटेक्ट करवा देती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. हम लोग भी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्लीज गिव हेडलाइन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. में फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, दैट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. ठीक है, इसमें लिखिए द इंडियन सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, the Indian society and any other society
comprises of diverse groups, of people, full stop. This can lead to various dispute. The constitution provides some basic rules which ensure minimal degree of coordination. Okay, जैसे मैंने आपको explain किया, same thing. Okay, please put second point, limitation on the powers of the government. Government have authority to take decision, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. If government tries to put some restrictions on cloth, religion or profession or so on. Example this is, so it is a constitution who limits the power of the government. It is the constitution who limits the power of the government. ठीक है, इसी में सब पॉइंट बनाइए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. प्लीज इसी में एक सब पॉइंट क्रिएट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. प्लीज राइट सब पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. आई होप यू हैव रिटन दैट. प्लीज राइट constitutionalism means having limited government, that is or governance setup whose powers are not unlimited, arbitrary, unrestricted. It's a system having limited government. Full stop. Okay. Second point, unlimited government can centers all powers in few hands. ठीक है. Unlimited government can concentrate all the powers only in few hands. This leads to encourage corruption, misuse of power and encroachment on the liberty of a common man or exploitation of the liberty of a common man. ये भी लिख सकते हो आप. Okay, fine, full stop. Having a constitution itself will not guarantee constitutionalism. That the constitution be formed and there should be independent judiciary to take action whenever there is a misuse of power, along with responsible media, active civil society and responsible constructive opposition. This will bring rule of law. Okay, I hope आपको समझ में आ गया हो. Last point, the power of checks and balances must be there. The power of checks and balances must be there to check the arbitrariness of the government. Okay, fine. चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, which is the protection of rights. ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्लीज राइट डाउन protection of rights. लिखिए, it guarantees fundamental rights to citizen, safeguarding their freedom of speech, expression and religion. Safeguarding their rights of freedom of speech, expression and religion, and many more. Okay, ठीक है, fine. Number 4, define nation's basic values, ideals. That defines nation's basic values, ideals. The fourth point है, उसमें आप लिखिए, it shows the goal of India and Indians is to ensure equality, justice, liberty for all citizens and promote fraternity among them. Okay. Fifth point, to safeguard rights of minority. Number 6 point, अभी इस पॉइंट में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं बिकॉज यू नो एवरीथिंग, सो यू कैन जस्ट राइट इट एज इट इज. ओके, आप एग्जाम में से ऐसे ही लिख सकते हो. नंबर 6, बैलेंस गवर्नमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन सेपरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर ऑफ अथॉरिटी among the institutions of the government.
Constitution of in Constitution helps in separating and distributing power of authority among the institutions of the government. Full stop. It ensures that all these institutions are restricted in their power. It ensures that all these institutions are restricted in their power and also check the and restrain each other. Also check and restrain each other. Full stop. This prevents the domination of any institution over the others. This prevents the domination of any institution over the others. It prevents the exercising of unchecked political power. It prevents the exercising of unchecked political power. Okay, fine. I hope you understood, right? अभी हम क्या करते हैं, आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो डायरेक्टली पॉइंट स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस सम ब्रीफ अबाउट इट. ओके, देखिए ये पॉइंट आपको बहुत डिटेल में आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस में होगा, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल डी इट इन सम डेट पॉइंट. ठीक है, हम कुछ डिटेल में करेंगे इसे. ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608. ओके, ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, 1608 में, एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ये हम सब जानते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू थिंग्स जो हमें नहीं पता है. पता तो हमें सब कुछ है बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. देखिए ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से आए थे. उनका कोई ये मोटिव नहीं था कि वो हम लोगों पर क्या करे, रूल करे. ठीक है, वो हम लोगों पर रूल करे, उनका कोई मोटिव नहीं था. ओके, तो इन 1608 दे कम एज अ ट्रेडर्स. ठीक है, उनको उनकी गवर्नमेंट ने क्या दिया था, लाइसेंस दिया था ट्रेड करने का. ठीक है, लाइसेंस दिया था ट्रेड करने का, और साथ ही में गवर्नमेंट ने उनको मोनोपोली भी दी थी ट्रेड करने. ठीक है, दे हैव मोनोपोली इन ट्रेड इन इंडिया. उस कंपनी को मोनोपोली थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सके. मतलब मोनोपोली मतलब कि कोई और ब्रिटिश यहाँ आके ट्रेड ना कर सके. फाइन. तो धीरे धीरे क्या हुआ, दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. देन धीरे 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 दे इंडल्ज इन करप्शन. ठीक है, वो करप्शन में इंडल्ज हो गए. उनको बहुत सारे जैसे बंगाल के उनको दीवानी राइट्स मिल गए. ठीक है, बहुत सारे प्रोविंस उनके अंडर आ गए. उन्होंने बहुत सारे प्रोविंस पर अपना कब्जा जमा लिया. और फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को डेप्थ में शो किया. ठीक है, कंपनी ने अपने आप को डेप्थ में शो किया और जाके डिमांड ये की कि वी वांट कि हम लोग क्या करें, लोन ले. ठीक है, सो व्हाट ब्रिटिशर सेड, ब्रिटिश कंपनी सेड कि हम आपको लोन देंगे. ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू लोन, but you have to maintain some discipline, you have to maintain some conditions of ours. ठीक है, आपको हमारी कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा और कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा. ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई 1773 से. ठीक है, 1773 से. तो यहाँ पर कंपनी रूल आए. ठीक है, क्या है, कंपनी रूल. ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल एंड अंडरपिनिंग्स थे कुछ अलग अलग, वो बहुत सारे मेनी रेगुलेशंस के साथ आए जो ब्रॉडली 2 हेड्स में डिवाइड है, विच इज द कंपनी रूल एंड सेकेंड द क्राउन रूल. 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट के बाद उन्होंने अपने जो चार्टर्स थे उसका नाम चेंज करके द क्राउन रूल रख दिया. ठीक है, और इससे पहले कौन से थे, ना कंपनी रूल. ओके, तो लेट्स डिस्कस इट इनटू डिटेल. ओके, इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. फाइन. तो कंपनी का फर्स्ट रूल आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773. कंपनी रूल में फर्स्ट एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ओके, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कंडीशन रखी कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन. ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ कंट्रोल और रेगुलेशंस लाए ऑन द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ रेगुलेटिंग, कुछ कंट्रोल और रेगुलेशंस लाए. फाइन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. It designated the governor of Bengal as governor general of Bengal as a governor general of Bengal. ठीक है, तो इस एक्ट में उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया. ठीक है, सिर्फ गवर्नर नहीं रखा, उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया. ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया. ओके, टू द पर्सन, जो भी पर्सन उस वक्त गवर्नर था उन्होंने उनको गवर्नर जनरल बना दिया.
वॉरेन हास्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वॉरेन हास्टिंग वाज द पर्सन जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल में। अभी देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई उन्होंने गवर्नर जनरल की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर्स थे। देयर वाज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या था कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और लॉ बनाने के लिए कोई खास लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त नहीं बनाई थी। तो इस एक्ट में उन्होंने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की जिसमें 4 मेंबर्स थे, तो कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी फॉर गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ, इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप थी टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की तरफ उनकी ये फर्स्ट स्टेप थी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सेंटर पावर। ठीक है, सेंट्रल पावरफुल हो, प्रोविंसेस नहीं। सेंटर पावरफुल हो, प्रोविंसेस नहीं। ओके, तो इट इज नोन एज द सेंट्रलाइजेशन कि सारे पावर्स, चाहे वो रेवेन्यू पावर्स हो, डिसीजन मेकिंग पावर्स हो, सारे के सारे पावर्स सेंटर की तरफ होंगे, ना कि स्टेट की तरफ। दिस इज नोन एज द सेंट्रलाइजेशन। तो जो बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको इन्होंने सबऑर्डिनेट बनाया अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए अभी ये हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनके अंडर आएंगे बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर। ठीक है, ये इनके अंडर आएंगे। सो इन्होंने फर्स्ट स्टेप ली टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम एज द अपेक्स कोर्ट इन 1774। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की एट द अपेक्स कोर्ट लेवल। ठीक है, अपेक्स कोर्ट मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट इन 1774, मतलब एक्ट में उन्होंने इंक्लूड किया सुप्रीम कोर्ट आएगा 1773 के, और 1774 में उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया एट फोर्ट विलियम। ठीक है, कलकत्ता में। ओके फाइन। इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। इन्होंने कंप्लीटली प्रोहिबिट किया कंपनी के लोगों को कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, और आप किसी भी नेटिव से कोई ब्राइब नहीं लेंगे। जो कुछ भी ट्रेड होगा वो कंपनी के बीच हो, कंपनी और आगे वाले पर्सन के बीच होगा। आप किसी के भी साथ, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप प्राइवेट ट्रेड करें। ठीक है, गॉट इट। जैसे फर्रुखसियार ने प्राइवेट ट्रेड का फरमान दिया था। फर्रुखसियार का जो फरमान था आई थिंक 1773 या 1704 का था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट वो जो फरमान था उसमें उन्होंने कंपनी के लोगों को प्राइवेट ट्रेड की परमिशन दी थी। तो कोई भी रूलर आपको प्राइवेट ट्रेड की परमिशन दे, यू डोंट हैव एनी राइट टू डू द प्राइवेट ट्रेड, ये उन्होंने क्लियरली अपने एक्ट में मेंशन किया था। ठीक है, और उन्होंने एक और चीज बनाई थी कि जब भी वो रिटर्न जाए, ठीक है, जब भी वो रिटर्न जाए, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन कंपनी के, गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, वो अपने रेवेन्यू को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। एंड अनदर थिंग कि ये जो भी प्राइवेट मेंबर रिटायर होकर जब अपने देश वापस जा रहे थे, तो जब वो वापस जाएंगे उस वक्त उन्हें हर एक चीज का क्या देना होगा, क्या देना होगा, बैलेंस देना होगा। ठीक है, कि उन्होंने ये पैसा कहाँ से लाया। ठीक है, उन्हें अपनी हर एक चीज का हिसाब देना होगा कि ये चीज उन्हें कहाँ से मिली, ये पैसा उनको कहाँ से मिला, ये सारी चीज का उन्हें हिसाब देना होगा। इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। ओके, तो आप ये नोट्स यहाँ से खुद ब खुद लिख सकते हैं। इफ यू वांट कि आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपके पास ऑलरेडी है और आपको इन नोट्स की जरूरत नहीं है, तो यू कैन स्कीप इट एज वेल। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये कवर होने ही जाएगा, बट हम एक बेस बनाने के लिए यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं। ओके फाइन, so let's move ahead, which is the, देखिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अभी 1781 में एक और एक्ट आया जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में स्टैब्लिश किया गया था, उसके ना जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है, कि वो किस पर अपना जुरिस्डिक्शन दिखा सकता है, उसके अंडर कौन से मैटर आएंगे, कौन से मैटर नहीं आएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की गई थी। इसमें उन्होंने अमेंडिंग एक्ट लाया 1781 का। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। हम अभी ये एक्ट डिस्कस करते हैं। ओके, so let's discuss this amending act of 1781. okay, so extended, इस एक्ट ने क्या किया, एक्सटेंड किया गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में से इन्होंने एक्सटेंड किया गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को। ओके,
फॉर द एक्ट्स कैरिड बाय देम इन ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब जो भी वो काम अपने काउंसिल में कर रहे हैं, जो भी वो काम अपने ऑफिस में बैठकर करते हैं, उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठकर करते हैं, वो सारे एक्ट्स के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर कभी भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं है कि वो जाकर उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में किए हुए काम पर उनको सवाल पूछे। गॉट इट? समझ में आया? ग्रेट। फिर उसके बाद एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कुछ रेवेन्यू मैटर्स जो है वो उन्होंने एक्सक्लूड किए फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ रेवेन्यू मैटर्स नहीं आएंगे, मतलब सारे रेवेन्यू मैटर्स नहीं आएंगे, जैसे टैक्सेस है, ये सारी चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में से रिमूव की। ठीक है, फिर उसके बाद दे लेट डाउन अपील्स फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट्स टेकन टू दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। जो भी प्रोविजनल कोर्ट्स की कुछ अपील आएगी, जैसे हम हाई कोर्ट में हमें कुछ चीजों का हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो वी गो टूवर्ड द सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो जो भी प्रोविजनल कोर्ट्स के केस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाते हुए वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, एंड empowered गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम regulations फॉर प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, empowered किया इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो कुछ रेगुलेशंस फ्रेम करें फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स एज वेल एज फॉर द काउंसिल्स। ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, आई होप आपको 1773 का एक्ट एंड उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 में वो अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, अभी हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्ट 1784 में आया था। इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश किया बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, इन दोनों में डिस्टेंस लाया, इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है कंपनी की और कमर्शियल फंक्शंस क्या है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हो गए कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के और ये हो गए पॉलिटिकल। ओके, ग्रेट। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कमर्शियल फंक्शंस के पास ध्यान देंगे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो खुद बैठता था ब्रिटेन में, ये पॉलिटिकल फंक्शंस के पास ध्यान, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स के पास ध्यान देंगे। ओके, गॉट इट, ग्रेट। देन द थर्ड पॉइंट, they reduced the strength of governor general's council to 3 members। जो 4 members की काउंसिल थी उनकी, ठीक है, 4 मेंबर की जो काउंसिल थी उन्होंने उनको रिड्यूस कर 3 मेंबर पर लाया। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उन्होंने उसको रिड्यूस कर 3 मेंबर्स पर लाया। फाइन, अभी देखिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, हम देख रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यही एक्ट में उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो हम जिसके हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, दिस इज द 4th पॉइंट। इन्होंने क्या किया, इंडियन अफेयर्स जो है वो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल शिफ्ट किए, मतलब सारे इंडियन अफेयर्स, जो भी इंडियन अफेयर्स होंगे वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। फाइन, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। और फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनीज की टेरिटरीज थी उनको इंडिया में ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कहकर बुलाया गया। क्या कहकर बुलाया गया, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने पहली बार उनको ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कहकर बुलाया। ठीक है, देन 6th पॉइंट, गवर्नर्स काउंसिल विल एस्टैब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे। गवर्नर की जो काउंसिल थी वो मद्रास और बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, गवर्नर्स की जो काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल मद्रास एंड बॉम्बे में भी एस्टैब्लिश हुई, इन दोनों प्रोविंसेस में भी एस्टैब्लिश हुई। ओके, ग्रेट, फाइन। आई होप आपको ये एक्ट समझ में आया हो, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, लेट्स सी द एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, 1786 के एक्ट्स को देखते हैं। चलिए, तो एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, he had power to override the decision of his council in special cases। ठीक है, तो उन्हें ये पावर थी कि वो क्या करे, अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करे
फॉर सम स्पेशल केसेस, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें उनका मन नहीं मान रहा है कि वो काउंसिल की बात माने और अपना डिसीजन ले, तो उस वक्त वो क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अपॉइंटेड एज अ कमांडर इन चीफ, ठीक है, और उनको कमांडर इन चीफ भी अपॉइंट किया गया इन अ मिलिट्री, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी जो पहले का एक्ट था, इट्स रियली मेजर एक्ट, तो आप इसे याद रखिए भी तो चलता है, नहीं रखिए भी तो इट्स ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अभी 20-20 साल बाद ये एक्ट आ रहे हैं, ठीक है, 20-20 ईयर्स बाद ये एक्ट आ रहे हैं, 20 ईयर्स बाद उनका लाइसेंस रिन्यू होता था, ओके, कंपनी का। इट एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर गिवन टू ऑल गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइड करने का पावर दिया गया था, ये पावर सारे गवर्नर जनरल्स को मिला एंड सारे गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी मिला, ठीक है। ये राइट सारे गवर्नर जनरल को मिला और सारे गवर्नर प्रेसिडेंसीज को भी मिला, ओके फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। तो ये राइट उनको सारे गवर्नर जनरल को भी मिला और जो प्रेसिडेंसीज थे जैसे बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, उनके गवर्नर्स को भी ये राइट मिला, ओके। सॉरी, इट लेड डाउन दैट the members of the board of control and their staff were to be paid out of Indian revenue, ठीक है। इस एक्ट में ये पता चला कि जो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और उनका जो स्टाफ था, उन सारों की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से पेड होगी। उन सारों की सैलरी किससे पेड होगी, इंडियन रेवेन्यू से पेड होगी, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट, फाइन। सो इट्स ऑल्सो स्मॉल एक्ट। आई नो अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इन सारे एक्ट में कि इस एक्ट में ये था या इस एक्ट में ये था। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे आप ये सारे एक्ट्स कवर कर लोगे, ठीक है। ये सारे एक्ट आप क्या करोगे, कवर कर लोगे। मल्टीपल रिवीजन देने के बाद यू विल गेट टू नो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ये था, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1773 में ये था, यू विल गेट टू नो, ठीक है फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो अगेन 20 साल बाद आया। द कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड वॉज टर्मिनेटेड, ठीक है। जो कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड पर, वो टर्मिनेट कर दी गई। इसके पीछे रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जो अदर ब्रिटिश कंपनीज थे वो अलग अलग स्टेट के साथ जो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ कंट्री के साथ वो ट्रेड करना अलाउड नहीं थे क्योंकि वो वॉर में थे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से व्हाट दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि जो मोनोपोली उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी है, तो मोनोपोली वो अब खत्म करें, ठीक है। तो उन्होंने मोनोपोली खत्म की, बट फिर भी टी की मोनोपोली, टी ट्रेड पर जो मोनोपोली थी, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। एंड अगेन चाइना की जो मोनोपोली थी, चाइना में जो मोनोपोली है, वो सारे ट्रेड के लिए वो अभी भी इसके हाथों में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ओके, गॉट इट, फाइन। ट्रेड विद इंडिया वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, बाकी अनदर सारे ब्रिटिश एंटिटीज को, सारे बिजनेसेस को, सारे कंपनीज को इंडिया के साथ ट्रेड करना अब अलाउ हो गया था, ठीक है। असर्टेड द सोवर्जिनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इंडिया, तो जो भी कंपनीज की टेरिटरी थी, लाइक बंगाल है, ठीक है, जैसे बिहार है, देन उसके बाद बॉम्बे, मद्रास, आगरा, इन सारे टेरिटरीज पर उन्होंने अपनी सोवर्जिनिटी क्या की, असर्ट की। उन्होंने कहा कि अब ये सारे ब्रिटिश क्राउन के अंडर है, ठीक है, अब ये सारे ब्रिटिश क्राउन के अंडर है। दैट वाज द पॉइंट एडेड इन 1813, और ये लॉ उन्होंने उस टाइम अप्लाई किया। देन ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट की, उनको ऑथोराइज किया और उनको कहा यू हैव टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, ठीक है, आपको लोगों पर टैक्सेस लगाना ही होगा। ये भी उन्होंने अपने इस एक्ट में बताया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्सेस इंपोर्ट किए ऑन द पर्सन, ठीक है, फाइन, ग्रेट। सी द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, द नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 भी अगेन छोटा था, तो आपके लिए इजी रहा है, राइट, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, जो सेंट्रलाइजेशन 1773 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर उन्होंने
मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर्स को रखा था, राइट। बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स को सबऑर्डिनेट किया था, जो 1773 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त से लेके धीरे 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 कर कर दिस वाज द लास्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक है, और उनको सारे सारे हक दिए सिविल और मिलिट्री के। ठीक है, सारे पावर्स दिए सिविल और मिलिट्री के, मतलब कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग सिविल एंड मिलिट्री दे शुड बी टेकन बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, देन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया as the act also took away legislative powers of Bombay and Madras provinces। ठीक है, और जो बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ इंडिया में, उसकी वजह से क्या हुआ, सारे लेजिस्लेटिव जो हक थे, सारे लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस के, वो छीन लिए गए। ठीक है, इस वक्त उन्होंने क्या की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट की इन इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इस लॉ के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर क्रिएट की। ओके, उसकी वजह से सारे के सारे अधिकार, सारे लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के छीन लिए गए। ओके, गॉट इट, लेट्स कंटिन्यू, आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, इट्स अगेन अ न्यू एक्ट। तो आपको समझ में आया अभी तक कि 1833 का इंपॉर्टेंस क्या था। 1833 में उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को सेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब जो प्रोविंसेस थी उनके पास अपना कोई हक नहीं था, सारे चीजें सेंटर से चलती थी, और वो सारी चीजें प्रोविंस को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती थी बाय हुक और क्रुक। उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो उनके खिलाफ जाए। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अभी हम देख रहे हैं द लास्ट एक्ट ऑफ द चार्टर एक्ट कंपनी रूल, जिसमें है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो लेट्स सी इट, एक बार इसे देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, so this was the last act as I told you from the company rule। इसके बाद जो सारे एक्ट्स होंगे वो क्राउन रूल के होंगे। ठीक है, फाइन। So the legislative and executive functions of Governor General's Council were separated from this act। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, वो काउंसिल के हेल्प से सारे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, सारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हुए, सेपरेट हुए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने ये प्रोवाइड किया कि 6 मेंबर्स जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, कितने मेंबर्स ऐड किए जाएंगे, 6, जिसमें से 4 मेंबर्स जो थे वो आगरा, देन मद्रास, देन बंगाल और बॉम्बे के होंगे। ठीक है, बॉम्बे। तो इन्होंने क्या किया, 4 मेंबर्स जो है वो आगरा, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे के लिए। कैसे लोग थे, ये इंडियन पीपल थे जो लास्ट 10 साल से सर्विस में है विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये वो लोग थे जो पिछले 10 साल से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, बट इनका ओरिजिन इंडियन है। ऐसे लोगों को उन्होंने चांस दिया टू वर्क विद इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, फाइन। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन एज द बेसिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने क्या की, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस की एज द बेसिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के सिविल सर्वेंट के लिए उन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट ओपन की सबके लिए, मतलब ये इंडिया के लिए भी उन्होंने अलाउड किया। ठीक है, बट दिस इज जस्ट ऑन पेपर। ठीक है, सिर्फ पेपर पर था। एक्चुअली इंडियंस को ये एग्जाम क्रैक करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो ब्रिटिश लोगों के थे। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस ब्रिटिश की थी, कुछ सब्जेक्ट ब्रिटिश रिलेटेड थे, तो इट्स हार्ड फॉर इंडियंस टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इट्स जस्ट ऑन द पेपर। ओके, तो अभी स्टार्ट हो रहा है द क्राउन रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है, होप आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर है।
अगर पीछे दिए गए पॉइंट्स में से किसी भी चीज पर आपको इतना सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क इट क्लियर टू मी, ठीक है। आप अभी के अभी ये मुझसे पूछ सकते हो। अभी द क्राउन रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 1850 आया। देखिए 1857 में लोगों को गुस्सा सरकार इनको देखने मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के लोगों का गुस्सा देखने मिला और ड्यू टू दैट उन्हें ऐसा लगा कि अब क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंडियंस वो पार्लियामेंट में शामिल हो, मतलब जो गवर्नमेंट में शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर जनरल की काउंसिल में हो, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, कहीं पर भी हो, बट इसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए, ये उनका मन था, उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि उस वक्त के कंडीशंस वैसे थे, उस वक्त लोगों में बहुत गुस्सा उमड़ा। हाँ, सारे के सारे रिवोल्ट सप्रेस किए गए बाय ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर गुड आर्मी, राइट। उनके पास आर्मी बहुत अच्छी थी, वो बहुत मॉडर्नाइज्ड आर्मी यूज करते थे, तो उनकी वजह से सारे लॉस, सारे रिवोल्ट सप्रेस तो हुए, बट दे गॉट टू नो कि इन लोगों में अब गुस्सा है और अब ये रिवोल्ट फिर से कभी भी हो सकते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, बहुत से लोगों को क्या किया, सर्विस के अंडर इंक्लूड किया, ठीक है। सर्विस के अंडर उनको इंक्लूड किया, ओके। तो अभी हम इस एक्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं, फाइन। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, ओके। तो ये एक्ट जो है इसने क्या किया था, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। ब्रिटिशर्स ने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की थ्रू दिस एक्ट, ओके। तो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ द कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया, ठीक है। कंपनी का जो रूल था वो उन्होंने रिप्लेस करने की कोशिश की बाय द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश के क्राउन से उन्होंने इस रूल को चेंज किया, ओके फाइन। रूल ऑफ द कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया, जो कंपनी का रूल था वो उन्होंने पूरी तरीके से रिप्लेस कर क्राउन का रूल लाया, मतलब उन्होंने कंपनी को अबॉलिश कर दिया और पूरी तरीके से इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इनकी जो एक पावर थी ब्रिटिश क्राउन की, वो कौन एक्सरसाइज करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये पर्सन जो था, ये पर्सन इस पावर को एक्सरसाइज कर रहा था ऑन इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 15 मेंबर्स, ठीक है। उसको असिस्ट कौन करता था, काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे। ही वाज वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वायसरॉय एज हिज एजेंट। और उनको जो है वो उनको सारी पावर वेस्टेड कर दी गई, सारी अथॉरिटी दे दी गई टू कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वायसरॉय एज हिज एजेंट, ठीक है। उनको सारे अधिकार थे कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे थ्रू द एजेंट एज थ्रू हिज एजेंट विच इज नोन एज वायसरॉय, ठीक है, जिसे वायसरॉय कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गेट इट। द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वायसरॉय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ, उसी पोजीशन को वायसरॉय ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया, उसी पोजीशन को उन्होंने वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया। लॉर्ड कनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कनिंग जो है वो फर्स्ट वायसरॉय बने इंडिया के, ठीक है। दे अबॉलिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरीके से क्या किया, अबॉलिश किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, अबॉलिश किया, ओके। देखिए अभी इस एक्ट के थ्रू हमें क्या पता चला कि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया जो पूरी इंडिया को क्राउन के बेसिस पर क्या कर रहा था, मतलब क्राउन के ऊपर, मतलब क्राउन जो है वो मेन पावर है और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इंडिया में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वो उनको काउंसिल दी गई थी 15 मेंबर्स की और उनका जो एजेंट था, जो वायसरॉय था, ठीक है, वो पूरे इंडिया की क्या करता था, पूरे इंडिया की खबर देखता था और वो सारी चीजें अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताता था। आई होप यू क्लियर दिस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट एक्ट देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इट्स नॉट इंडिया, इट्स इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। ओके फाइन। इट इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशन लाइक वायसरॉय, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इस एक्ट के थ्रू लाया थ्रू द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वायसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 3 इंडियंस इंटर्ड एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 इंडियंस जो है उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, हिस्सा लिया, इंटर्ड हुए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर्स एंड प्रोविंसेस, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सिर्फ सेंटर में एस्टैब्लिश हुई क्या? नहीं, वो प्रोविंस में भी एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। मतलब दिस इज द स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये डिसेंट्रलाइजेशन की एक तरफ एक स्टेप है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन में उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरी तरीके से टुक अवे कर लिया था, राइट, इन 1853। बट अभी उन्होंने क्या किया? 1833, आई एम सॉरी, 1833 में उन्होंने वो स्टेप लिया था। अभी उन्होंने क्या किया? सेंटर और स्टेट में, मतलब प्रोविंसेस और सेंटर में, दोनों ही तरफ उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन्वॉल्व किया। दोनों ही तरफ उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, उन्होंने वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड की, जिसमें शुड हैव सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, जिसमें कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन मिला। व्हाइल ट्रांसफरिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस, जब वो लेजिस्लेटिव बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ ही नॉन ऑफिशियल मेंबर का भी उन्हें पोस्ट मिला, ठीक है। इट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, उन्होंने क्या किया? पोर्टफोलियो सिस्टम लाया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम इन द सेंस मिनिस्ट्री डिवाइड करना, ठीक है, मिनिस्ट्री को डिवाइड करना, इट्स नोन एज द पोर्टफोलियो सिस्टम, राइट। प्रॉपर मिनिस्ट्रीज नहीं थी, बट जस्ट दे क्रिएटेड डिपार्टमेंट लाइक होम डिपार्टमेंट, देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने क्रिएट करे। आई एम सॉरी, नॉट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दे स्टार्टेड कौन सी सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम। Initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras provinces. Just मैंने आपको यही चीज बताई थी कि उन्होंने इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। They got to know कि सेंटर जो काम करेगा उस पर ये लोग तैयार होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब रूल, ठीक है। एक्चुअली दे वर रूलिंग अस, बट अगर वो अपनी पावर्स थोड़ी और बांट देते हैं उनके प्रोविंसेस में जो उनके ही है, बट फिर भी तो लोगों को ये फील होगा कि सारी पावर उनके अंडर वेस्टेड नहीं है। सो इट्स अ स्टेप, ये एक इमोशनल स्टेप था, ओके। इट empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of the legislative council during an emergency. अगर कोई इमरजेंसी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई इमरजेंसी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया? एक पावर दी वॉइसरॉय को कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके, ठीक है। उन्हें पावर दी वॉइसरॉय को कि वो ऑर्डिनेंस इशू, ऑर्डिनेंस इन द सेंस लॉ, जो लॉ विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के बिना पास हुआ है, बट इट्स एन ऑर्डिनेंस। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्हें फिर से आकर अगर पास कर देते तो इट विल बिकम द लॉ। तो वॉइसरॉय को अधिकार था कि अगर इमरजेंसी के वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल absent है, तो उस वक्त वो क्या करे? अपने राइट्स क्रिएट, एक ऑर्डिनेंस क्रिएट करे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी आपको 1861 ये एक्ट अच्छे से समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए हम अभी आगे का एक्ट देखते हैं, इट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। लेट्स सी। So Indian Council Act 1892 इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन, मीन्स नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 15 मेंबर्स की सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उन्होंने यहाँ पर उनकी साइज क्या की? इंक्रीज की, ठीक है, इंक्रीज दिस साइज। Enlarged the function of legislative council and gave them power to discuss the budget and address questions to the executive, ठीक है। उन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स को एनलार्ज किया। क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर को एनलार्ज किया और पावर दिए उनको बजट डिस्कस करने के एंड एड्रेस द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव में पूछे हुए सवाल के क्वेश्चन को एड्रेस करने का भी उनको हक दिया गया, ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव को पूछे जाते थे उनको एड्रेस करने का भी हक उनको दिया गया, एंड एज वेल एज उनको बजट डिस्कस करने का भी हक मिला गया, ठीक है, फाइन। देन अगेन द नेक्स्ट एक्ट, ये एक्ट बहुत छोटा था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो वैसे छोटे छोटे एक्ट आते तो हमें बहुत खुशी होती, राइट। जब हम भी एस्पायरेंट्स थे उस वक्त क्या होता था कि जो बड़े बड़े एक्ट्स आते थे, वो एक्ट जब हम करते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, ऐसा लगता था यार इतना सारा क्यों रिमेम्बर करना है, ठीक है। तो ये अभी आपको एक सुकून देता है जब एक्ट्स छोटे से हो, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909।
दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। व्हाट दे कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम था उससे क्या किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया, ठीक है। The member of Central Legislative Council was increased to 60 from 16, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने उसको इंक्रीज कर 60 किया। कितना किया? 60 किया, ओके। 16 to 60, डायरेक्टली 16 के इन्होंने 60 कर दिया। इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। उन्होंने कौन सी सिस्टम लाई? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली सिस्टम लाई फॉर मुस्लिम्स, जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिलने लगे, ठीक है। व्हाट इज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट वाज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज कि अभी देखो, मुस्लिम अगर मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो दे आर जस्ट गोइंग टू सिलेक्टेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। उनको वोट सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन करेगी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, ओके। इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉइसरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इंडियंस को वॉइसरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या मिला था? रिप्रेजेंटेशन मिला था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मिला था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर, ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी नेक्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके। सो अभी ये जो एक्ट है we will see it in the next class, ठीक है। हम इसको अगले क्लास में देखते हैं, फाइन। अभी हम इसे अगले क्लास में देखते हैं, ओके। So let's discuss the Government of India Act of 1999 in the next class, okay. Thank you.